हेलो गाइस, मैं हूँ प्रीति जसवाल और मैं यहाँ स्टार्ट करने जा रही हूँ बीएससी सेकेंड ईयर से एक टॉपिक प्रावस्था नियम, जिसे हम फेज रूल भी कहते हैं। तो अब मैं इसे स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे गिब्स प्रावस्था नियम क्या होता है। गिब्स मतलब कि ये एक विलाट गिब्स नामक साइंटिस्ट ने दिया था, है ना। इसलिए इसके नाम के बेस पर ही इसका नाम हो गया गिब्स प्रावस्था का नियम। ठीक है, तो यहाँ पर गिब्स प्रावस्था नियम के लिए सबसे पहले समझने से पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि यहाँ पर समांगी निकाय और विषमांगी निकाय, सबसे पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि समांगी निकाय और विषमांगी निकाय क्या होता है। समांगी निकाय मतलब जिसमें क्या होता है, जिसमें जब किसी हम मिश्रण को मिलाते हैं तो वो पूरी तरह से मिक्स हो जाता है, मतलब आपस में घुल जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं शक्कर और पानी, तो ये दोनों आपस में मिक्स हो जाता है। और हम ले सकते हैं H2SO4 और जल, है ना। ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, समांगी निकाय के। और विषमांगी निकाय मतलब जो आपस में मिक्स करने पर पूरी तरह से मिक्स नहीं होता है, आंशिक रूप से मिक्स होता है, वो क्या कहलाता है, विषमांगी निकाय। जैसे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं H2O और ऑयल ले सकते हैं, है ना। जब हम जल में तेल मिक्स करते हैं तो ये पूरी तरह से आपस में मिक्स नहीं होता है, तेल के बूंद छोटे छोटे उसमें रह जाते हैं, है ना, पूरी तरह से घुलते नहीं हैं उसमें। तो ये क्या कहलाता है, विषमांगी निकाय। रेत पानी ले सकते हैं हम लोग, जल और बेंजीन ले सकते हैं हम लोग, ये सारे क्या है, विषमांगी निकाय हैं। ठीक, तो यहाँ पर हम समांगी निकाय मतलब जो पूरी तरह से मिक्स हो जाता है, विषमांगी निकाय मतलब जो आंशिक रूप से मिक्स होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जानते हैं कि गिब्स प्रावस्था का नियम होता क्या है। तो अब गिब्स प्रावस्था नियम क्या बोलता है कि जब किसी विषमांगी निकाय पर किसी भी टेम्परेचर, प्रेशर या कंसंट्रेशन का प्रभाव या उसकी व्याख्या करने के लिए विलार्ड गिब्स ने एक नियम दिया। मतलब क्या बोल रहा है ये कि किसी भी विषमांगी निकाय पर किसी भी और दाब और उसके सांद्रण का क्या प्रभाव हो रहा है, उसको व्यक्त करने के लिए गिब्स प्रावस्था नियम दिया गया है। तो ये गिब्स प्रावस्था नियम होता क्या है, गिब्स प्रावस्था नियम F-C-F=C-P+2 होता है। ठीक है, जिसमें अब यहाँ पर F क्या होता है, F यहाँ पर है हमारा स्वतंत्रता की कोटि, स्वतंत्रता की कोटि। P क्या है यहाँ पर हमारा, प्रावस्था की संख्या। और C क्या है, घटकों की संख्या। अभी हम यहाँ पर 1 बाय 1 देखेंगे कि प्रावस्था क्या होती है, घटक क्या होते हैं और स्वतंत्रता की कोटि क्या होती है। अब इन तीनों को 1 बाय 1 स्टडी करते हैं, लेकिन ये फॉर्मूला याद रखना है, जो कि अभी आगे ग्राफ हमको बनाना है, वहाँ पर ये यूज़ होगा। ठीक है, तो अब क्या बोला ये कि अतः गिब्स प्रावस्था नियम के अनुसार किसी भी विषमांगी निकाय में प्रावस्था की संख्या, उसके प्रावस्था की संख्या तथा स्वतंत्रता की कोटि का योग ही घटक से 2 या 2 से अधिक होता है। मतलब हम इस फॉर्मूले को ऐसा भी लिख सकते हैं, C+2 मतलब प्रावस्था की संख्या और स्वतंत्रता की कोटि का योग, है ना, इन दोनों की कोटि का योग घटक से 2 या 2 से अधिक होता है। इस तरह से भी इसे लिखा जा सकता है। ठीक है, तो अब सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट हम जानते हैं प्रावस्था क्या होता है, जिसे हम इंग्लिश में फेज कहते हैं। प्रावस्था क्या होगा, ये वो फेज होता है जब मान लो कि किसी विषमांगी निकाय का वह समांगी भाग होता है जो एक दूसरे से सीमा तल द्वारा, मतलब एक प्लेन के द्वारा पृथक रहता है तथा जिसे भौतिक विधि से पृथक नहीं किया जा सकता, प्रावस्था कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम लोग लेते हैं कि कैसे समझोगे इसे, जैसे कि मान लो हम एक सॉल्यूशन लेते हैं, कोई गैसीय तंत्र लेते हैं, गैसीय तंत्र लेते हैं, ठीक, गैसीय सिस्टम लेते हैं। अब इसमें क्या बोल रहा है, अब गैस तो आपस में क्या होते हैं, पूरी तरह से मिक्स रहते हैं, पूर्ण मिश्रणीय होता है ना ये। तो जब इसे किसी कंटेनर में या कहीं पर भी, मतलब कंटेनर में तो इसे गैस को तुम लोग नहीं रख सकते, जैसे कि कहीं पर भी जो जहाँ पर गैस है ना, तो वो क्या कहता है, आपस में पूर्ण मिक्स होता है, उसे दो सेपरेट नहीं किया जा सकता, है ना। मतलब इसमें प्रावस्था की संख्या क्या होगी, एक होगी। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि गैसीय सिस्टम जो भी होगा वहाँ पर प्रावस्था, मतलब कि जो ये है गैसीय सिस्टम, वो पूरी तरह से मिक्स है, पूर्ण मिश्रणीय है ना।
ये आपस में सेपरेट नहीं हो सकता, इसलिए इसकी प्रावस्था की संख्या एक होगी। अब जैसे कि मान लो कि हम द्रव तंत्र लेते हैं, किसी लिक्विड को लेते हैं, तो अब ये द्रव तंत्र दो प्रकार के हो सकते हैं। एक हो सकता है हमारे पास समांगी निकाय, होमोजीनस, और एक होता है विषमांगी निकाय। ठीक, तो समांगी निकाय में मतलब कि वो पूरी तरह से मिक्स है, पूर्ण मिश्रणी है। अब अगर वो पूरी तरह से मिश्रणी है तो दो भागों में सेपरेट नहीं होगा, सेपरेट नहीं होगा तो प्रावस्था की संख्या एक होगी। और विषमांगी निकाय है तो मतलब कि उसकी प्रावस्था की संख्या दो या दो से अधिक हो सकती है। कैसे दो या दो से अधिक हो सकती है? जब हम लोग रेत और पानी को मिक्स करते हैं, रेत प्लस पानी को जब हम मिक्स करते हैं तो क्या ये आपस में पूरी तरह से मिक्स हो जाता है? नहीं मिक्स होता है ना। तो इसकी अब ये दो सेपरेट भागों में बढ़ गया, इसका मतलब कि इसकी प्रावस्था की संख्या दो होगी। उसी तरह से यहाँ पर गैसेस को सेपरेट नहीं कर सकते, इसकी प्रावस्था की संख्या एक होगी। यहाँ पर द्रव है, समांगी निकाय है, अगर समांगी निकाय में हम H2O प्लस शुगर को ले रहे हैं तो ये पूरी तरह से मिक्स हो जाएगा, आपस में एक ही सॉल्यूशन रहेगा, है ना, मिक्स हो जाएगा, तो इसकी प्रावस्था की संख्या एक होगी। विषमांगी निकाय में रेत प्लस पानी है, आपस में सेपरेट हो जाएगा, तो इसकी प्रावस्था की संख्या क्या होगी? दो हो जाएगी। उसी तरह से अगर मान लो कि हम ये ले लेते हैं जल तंत्र का ही और एक एग्जांपल ले लेते हैं कि पहले ये बर्फ़ है ना, बर्फ़ है, बर्फ़ किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पिघल कर द्रव में। द्रव किस में हो जाएगा? वाष्प होके जल वाष्प के रूप में उड़ जाएगा, है ना। मतलब पहले द्रव किस में बदलता है? ये पहले ये सॉलिड फॉर्म में रहता है, फिर किस फॉर्म में जाता है? लिक्विड के फॉर्म में जाता है, उसके बाद यहाँ से वाष्प बन जाता है। मतलब यहाँ पर ये जो H2 है उसकी तीन प्रावस्था मिल रही है कि पहले वो बर्फ़ था, फिर लिक्विड में कन्वर्ट हो गया और फिर वो जलवाष्प हो गया। मतलब अब यहाँ पर प्रावस्था क्या हो गई? तीन हो जाएगी। ठीक, इस तरह से मतलब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि फेस मतलब क्या कि जब वो आपस में मिक्स होगा तो उसकी प्रावस्था की संख्या एक होगी, लेकिन जब वो जितने भागों में सेपरेट हो रहा है वो उसकी प्रावस्था की संख्या दो या दो से अधिक बढ़ती जाएगी। जैसे कि यहाँ पर रेत और पानी था, है ना, दो भागों में सेपरेट हो रहा था तो इसकी प्रावस्था की संख्या दो हो गई। जल तंत्र का लिए H2O का, तो पहले हम देखें कि ये बर्फ़ सॉलिड फॉर्म में था, फिर लिक्विड फॉर्म में हुआ, फिर वाष्पीकृत हो गया तो वाष्प में हो गया। इस तरह से इसकी H2O की प्रावस्था तीन हो गई। ओके, अब हम देखते हैं यहाँ पर घटकों की संख्या क्या होती है। घटक मतलब हम क्या समझते हैं कि जब किसी सिस्टम को, किसी निकाय को स्पष्ट करने के लिए किसी सूत्र की आवश्यकता होती है। मतलब किसी भी निकाय को स्पष्ट करने के लिए हमें जितने सूत्र, जितने फॉर्मूले, जितने रासायनिक संगठन की आवश्यकता होती है उसे हम घटक कहते हैं, जिसे हम कंपोनेंट भी कहते हैं। ठीक है, कंपोनेंट कहते हैं। इसका मान हमेशा 0, धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है। ठीक है, जैसे कि मान लो कि हम सपोज एक एग्जांपल लेते हैं H2O सिस्टम का, जल तंत्र का एग्जांपल लेते हैं। तो अभी हमने पढ़ा था प्रावस्था निकालने के लिए इसका, तो उसमें हम लोग को घटक भी निकालना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर प्रावस्था के लिए क्या बताया था कि ये बर्फ़ था, ये जल में कन्वर्ट हो गया, और जल किस में कन्वर्ट हो गया? जल वाष्प में। इसकी प्रावस्था तो हमको तीन मिली थी, लेकिन इसमें घटक कितना है? ये सॉलिड था, ये लिक्विड और ये वाष्प। घटक कैसे बताओगे? तो अब ये तीनों फेस के लिए एक ही फार्मूला यूज़ हुआ है। एक फार्मूला क्या है? वो H2O। इसमें भी H2O है, इसमें भी H2O का यूज़ हुआ है, जल वाष्प में भी H2O का यूज़ हुआ है। इसका मतलब इसके घटक क्या हो गया? घटक एक हो गया, मतलब C=1 हो गया, और फेस क्या हो गया इसकी? 3। ठीक, मतलब फेस मतलब जितने भागों में वो सेपरेट हो रहा है वो होगा इसका फेस। और घटक मतलब कि कितना यूज़ हुआ है, उसमें कितने रासायनिक संगठन या सूत्र की आवश्यकता हुई है, वो कहलाता है घटक। जैसे कि हम एक और एग्जांपल यहाँ पर लेके देखते हैं, सल्फर निकाय, सल्फर तंत्र। ठीक, तो अब यहाँ पर सल्फर चार प्रकार के होते हैं। एक होता है सल्फर रोम्बिक, जिसे हम हिंदी में कहते हैं विषम लंबाक्ष। तीसरा होता है सल्फर मोनोक्लिनिक, दूसरा सल्फर मोनोक्लिनिक, जिसे हम कहते हैं
एकंताक्ष। थर्ड होता है सल्फर लिक्विड और फोर्थ होता है हमारा सल्फर वेपर। ठीक, ये द्रव, ये वाष्प। ठीक है, तो इस तरह से 4 प्रकार के होते हैं। तो अब जनरली जाहिर सी बात दिख रहा है कि ये जो सल्फर था वो 4 इसकी अवस्थाएं दिख रही है। एक है हमारा रोम्बिक, एक मोनोक्लिनिक, एक लिक्विड, एक वेपर। मतलब इसकी प्रावस्था क्या हो गई है 4। लेकिन घटक क्या होगा इसका? घटक तो एक ही होगा, एक ही इसमें यूज़ हुआ है सल्फर, चारों में सल्फर यूज़ हुआ है, घटक एक होगा। ठीक है, अब एक और एग्जांपल लेकर देखते हैं हम यहाँ पर कि शुगर सॉल्यूशन लेके देखते हैं। ठीक है, कोई शुगर सॉल्यूशन लेकर देखते हैं, मतलब शक्कर प्लस पानी। ठीक है, तो शुगर सॉल्यूशन, अब यहाँ पर क्या हुआ है, एक शुगर यूज़ हुआ है ना, और एक क्या हुआ है हमारे पास यहाँ पर H2O यूज़ हुआ है ना। शुगर और H2O, मतलब कि अब यहाँ पर फेस तो इसका एक है लेकिन घटक क्या है, 2 है। 2 चीज़ से मिलकर बना है, इसलिए घटक क्या हो जाएगा, 2 फॉर्मूला इसमें यूज़ हुआ है, इसलिए यहाँ पर घटक 2 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से अब और यहाँ पर हम एक और एग्जांपल लेकर देख लेते हैं Na2CO3 का, Na2H2SO4 का, Na2SO4 का। ठीक, इसका एग्जांपल लेके देख लेते हैं। यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर ये सोडियम दिख रहा है और सल्फेट दिख रहा है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर घटक क्या होगा, 2 होगा। कैसे लिख सकते हो इसको, कितने, और इसका फेस क्या होगा, एक तो होता है सोडियम सल्फेट, दूसरा होता है Na2SO4.7H2O, तीसरा होता है Na2SO4 10H2O, Na2SO4.XH2O, और होता है बर्फ़, और लास्ट होता है जल वाष्प। तो इस तरह से ये इसकी फेज़ होती है, 6 फेज़ में बटा होता है ये। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखेंगे स्वतंत्रता की कोटि, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है। अब यहाँ पर हमको बताना है कि किसी निकाय में परिवर्तनशील कारकों की संख्या जिनको निर्धारित करने पर जो सिस्टम है वो स्पष्ट होता है, उसे हम स्वतंत्रता की कोटि कहते हैं। मतलब अगर f का वैल्यू 0 होता है तो वो अचर होता है, अगर f का वैल्यू 1 होता है तो वो एक चर होता है, अगर f का वैल्यू 2 आएगा, जो गिब्स प्रावस्था नियम हमने बताया ना, f इज इक्वल्स टू c माइनस पी प्लस 2, यहाँ से सॉल्व करने पर अगर f का वैल्यू 0 होता है तो अचर होगा, f का वैल्यू 1 होगा तो एक चर होगा, f का वैल्यू 2 होगा मतलब द्विचर होगा, f का वैल्यू 3 होगा तो ये क्या हो जाएगा, त्रिचर हो जाएगा। मतलब कि अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ये त्रिचर हो जाएगा। अचर मतलब अब ये क्या बोल रहा है, मतलब इसमें सभी परिवर्तनशील कारक मतलब क्या, परिवर्तनशील कारक मतलब टेम्परेचर, प्रेशर और सांद्रण। ठीक है, तो ये 3 के बारे में हमको यहाँ पर बताना है। अगर f का वैल्यू 0 है तो ये जो तीनों सभी परिवर्तनशील कारक क्या होंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे, स्थिर हो जाएंगे। ठीक है, अगर एक चर होगा मतलब इन तीनों में से कोई एक परिवर्तनशील कारक चेंज होगा, अगर द्विचर होगा मतलब कोई 2 चेंज होंगे, त्रिचर मतलब कि कोई 3 परिवर्तनशील कारक चेंज होंगे। जैसे कि हम यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं H2O सिस्टम का, जल तंत्र का। तो हम जानते हैं कि ये 3 प्रावस्था होती है इसकी, बर्फ कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में, लिक्विड कन्वर्ट हो जाता है वाष्प में। तो इसकी प्रावस्था तो हमको 3 मिल गई थी, घटक हमको 1 मिल गया था, तो इस फॉर्मूले में हम इसको पुट कर सकते हैं। पुट करके देखते हैं f का वैल्यू क्या आता है, f माइनस सी प्लस 2, तो इसका 1, ये 3 प्लस 2 कितना आएगा, सॉल्व करने पर 0 हो जाएगा। मतलब कि ये कैसा हो गया, अचर हो गया, और अब अचर हो गया है मतलब कि इसमें सभी परिवर्तनशील कारक क्या होंगे, स्थिर होंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमको देखना था। अब यहाँ पर और हमको क्या देखना है, अब यहाँ पर हमको एक डायग्राम देखना था कि यहाँ पर हम डायग्राम बनाएंगे PT आरेख। मतलब यहाँ पर हमको 3 ग्राफ पढ़ना है, एक घटक आरेख के बारे में, द्विघटक आरेख के बारे में। इसमें हमको अलग अलग एग्जाम्पल लेके इसका ग्राफ बनेगा। ठीक, इसका एग्जाम्पल एक घटक आरेख, जिसमें घटक एक आया उसका हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि H2O में आया था, सल्फर में आया था, है ना।
तो ये सब हम लोग एक घटक में ले सकते हैं। द्विघटक के लिए कौन सा डायग्राम हम बना सकते हैं, किसके ग्राफ की स्टडी कर सकते हैं, Na2SO4 के बारे में स्टडी कर सकते हैं, है ना। तो ये सारे थे हमारे प्रावस्था नियम, ठीक है, जहाँ पर हमने जाना कि घटक क्या होते हैं, प्रावस्था क्या होता है, गिब्स प्रावस्था का नियम क्या होता है, स्वतंत्रता की कोटि क्या होती है। ओके, इसमें कैसे कैसे आरेख हमने पढ़ना है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर दिस वॉचिंग।